तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 फॉर हमारा सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट CMADD ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हैं। हमने अभी तक कंप्लायंस चार्ट के पहले के सारे प्रोविजंस पढ़े थे, उनको चार्ट से समझा था और उसका डीपेस्ट मीनिंग जान लिया था। अभी हम कंप्लायंस चार्ट ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कंप्लायंस चार्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिंपली बताया था क्या होता है। अब उसके बारे में और डिटेल में अभी पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एज डिस्कस इन अबव पैराग्राफ, CCF कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: कंप्लायंस चार्ट, एडवाइजरी एंड स्कोर कार्ड। जैसे कि हमने बोला था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें होती है। अब उसमें से पहली जो चीज़ है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा ही सेम इन दोनों के बारे में नहीं होगा, बट कंप्लायंस चार्ट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शैल गिव मोर फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. It is prepared after considering operations and structure of company as the compliance requirement for an organization based on type of organization, activity of organization, industry, sector जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, लॉज जो कि कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। तो अब मैं जस्ट एक चीज़ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कंप्लायंस चार्ट is the most vital part of the CCF corporate compliance framework. It is made, compliance chart is made considering, क्या क्या हम कंसिडर करते हैं इसको बनाते वक्त, क्या क्या हम कंसिडर करते हैं इसको जब हम बनाते हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक एक चीज़ें लिखते जाएंगे हम इसमें, तो ग्रीन ही रखते हैं। चलिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़े बेसिक्स है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर लॉज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा क्या था, सेक्टर, ये हम इंडस्ट्री के ही साथ में लिखते हैं, प्लस सेक्टर। तो ये कुछ चीज़ें हम कंसिडर करते हैं जब हम कंप्लायंस चार्ट बनाते हैं। अभी कैसे, अब लिख तो दिया है, समझ भी लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप की है। कि अरे ये बहुत बड़ा इंक नहीं हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपनी है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन LLP है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का छोड़ ही दो, बट ये LLP फर्म ये है, इन पे कुछ लॉज बनते हैं तो इनका कुछ कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसा राइट। ये सब फॉर्म के हिसाब से एक्टिविटी, एक्टिविटी एज इन हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम कुछ सर्विस देते हैं, या फिर अदर देन दैट कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। फिर इंडस्ट्री एंड सेक्टर, लेट से हम फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, हम दूसरे जैसे कि ऑयल वगैरह ये सब सेक्टर जो होते हैं उसमें काम करते हैं BFSI में। अब जैसे कि फाइनेंशियल में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ओके ये एग्जाम्पल्स। अब
इस सब में हम क्या क्या समझना चाहते हैं कि इतने सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमको पहले समझना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, वो काम क्या करती है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मतलब कौन सा सेक्टर है, कौन सी इंडस्ट्री है, हम पे लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता है। अगर देखो म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से लॉ लगेंगे, बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, अलग अलग एक्ट लगेंगे बराबर। तो ये सब हमको कंसिडर करना पड़ता है। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रॉडली ये वाला पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली कंप्लायंस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सबसे पहले आइडेंटिफाई लॉ क्या अप्लाई होता है, देन असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मिटिगेशन, ये हमने पढ़ा है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, इसीलिए हमने फर्स्ट वाला वीडियो इतना डिटेल रखा था, इतने डेप्थ में गए थे। मिटिगेशन यानी रिस्क को कम करना है, विच इंक्लूड्स ट्रेनिंग। कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूड्स एक्शन ट्रैकिंग। एक्शन ट्रैकिंग मतलब हमने कुछ एक्शन लिया है, ओके, बट उसको मॉनिटर कौन कर रहा है कि वो एक्शन हमने लिया था, हमने सोचा था कि अब से ना हम XYZ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने इम्प्लीमेंट कर दी, बट वो हो रही है कि नहीं आज की डेट में, उसको ट्रैक करना, दैट इज़ कंप्लायंस मॉनिटरिंग। कंप्लायंस रिपोर्टिंग इंक्लूड्स इंसिडेंट मैनेजमेंट। कंप्लायंस रिपोर्टिंग मतलब कि कंप्लायंस हो रहा है, ये तो रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, हम बोल रहे हैं कि हमने हाँ ये सब इन प्लेस है, बट हाउ डू वी नो इट इज़ वर्किंग, दैट इज़ कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कि उसमें से पता चलेगा कि ओ रिपोर्टिंग हो रहा है तो चल रहा है, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक ये आगे भी आएगा, तो हमको अभी तो नहीं लिखना है, देखते हैं आगे। कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट, इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्या बोलता है, रेफरेंस टू की कंप्लायंस रिलेटेड लॉज, मतलब उसमें कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या होता है, रेफरेंस टू की कंप्लायंसेस रिलेटेड टू लॉज, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंप्लायंस रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी। अभी ये एक पॉइंट आई विल गो एंड एक्सप्लेन आपके लिए। कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन। मतलब पहले पॉइंट में बोल रहा है कि जो भी लॉ रेगुलेशन है उसके कोई भी प्रोविज़न के थ्रू अगर हमको कुछ एक्टिविटी करनी है तो उस प्रोविज़न का रेफरेंस कंप्लायंस चार्ट में होना चाहिए अलॉन्ग विद दिस एक्टिविटी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या ले सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए, कि मैं बोल रहा हूँ LODR का कोई प्रोविज़न है, XYZ प्रोविज़न, चलो XYZ नहीं, मैं नॉर्मल आपका प्रोविज़न ले ही लेता हूँ। LODR लिस्टेड कंपनी है मान लो, रेगुलेशन 28 ऑफ LODR बोलता है CG रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए, बराबर। रेगुलेशन 28 रिक्वायर्स CG रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। नाउ CG रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होनी चाहिए। अभी हमने ना कंप्लायंस चार्ट में ये ऐसा जब लिखेंगे तो लेट्स सपोज कैसा उसका प्रेजेंटेशन होगा कि ये सीरियल नंबर, और ऑफ कोर्स ये हाथ से नहीं लिखा होगा, ये कोई एक ट्रैकर में होगा, ओके, पर्टिकुलर फाइलिंग ऑफ CG रिपोर्ट, फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली विद इन दिस डेट 21 डेज, और यहाँ पे रेफरेंस टू प्रोविज़न, और यहाँ पे लिखेंगे रेगुलेशन 28 ऑफ LODR। इस काइंड ऑफ तरीके से आपके कंप्लायंस चार्ट में रेफरेंस होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रहा है ये पता चलेगा। कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोस ऑब्लिगेशन। तो स्टेटमेंट्स एज इन ये हमने लिख दिया है, ये जो लिखा है ना पर्टिकुलर, आप इसको बोल सकते हो कंसाइज स्टेटमेंट, जिसमें लिखा है कि क्या क्या
आपको एक्चुअल करना है। अभी इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। लेट सपोज इसके अलग अलग पार्ट्स है कि डिपार्टमेंट ए से ये डेटा आना है, डिपार्टमेंट बी से ये डेटा आना है, डिपार्टमेंट सी से ये डेटा आना है। ये आप इसको फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो। बोलोगे इसमें सारा ऑब्लिगेशन पता होना चाहिए, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम दोस ऑब्लिगेशन भी होने चाहिए कहीं पे। मे बी हम इसी टेबल में ना लिख के लेट से एनेक्शर या अलग कोई पेज पे नॉन कंप्लायंस या कंप्लायंस रिस्क लिख सकते हैं, कंप्लायंस रिस्क। और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम हमारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना करें, रेगुलेशन 28 को कंप्लाई ना करें तो हम पे क्या पेनल्टी आएगी वगैरह। फिर इनहेरेंट एंड मैनेज रिस्क लेवल, ये क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो ऑफ आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन। जैसे कि इनहेरेंट और मैनेज रिस्क लेवल क्या होता है? इनहेरेंट मतलब है, रिस्क है, और मैनेज मतलब मैनेज जो हमने किया है उसको हम कैटेगराइज करेंगे। आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन जो भी है हमारा, आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन मतलब ये फाइलिंग ऑफ सीजी रिपोर्ट आइडेंटिफाई किया है हमने, ये हमको करना है। अभी इसकी क्रिटिकलिटी क्या है? इज इट क्रिटिकल? रिस्क लेवल क्या है इसका? क्रिटिकल है, हाई, मीडियम, लो। अरे ये सभी का रेगुलेशन है और ये ऐसी रिपोर्ट है जो कि मतलब आपको प्रायोरिटी पे करनी है ये क्वार्टर पे, तो ये क्रिटिकल इन नेचर। ये फाइल अगर टाइम पे ना हो तो आप पे रिपरकशंस आएंगे। ओके, बिजनेस प्रोसेस और पीपल टू विच द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आर लिंक्ड, जस्ट अ सेकंड, ऑन विच दे हैव एन इम्पैक्ट। ओके, जैसे कि ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये हमने लिख के रखा है। डिपार्टमेंट ए मतलब लेट से रिस्क मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट बी लेट से HR डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सी लेट से प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट। ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग टाइप के कंपनी में होते हैं। तो हमने बिजनेस प्रोसेसेस और पीपल, प्रोसेस या पीपल एज इन डिपार्टमेंट्स बोल लो, और उसके अंदर जो लोग डिपार्टमेंट में भी जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा उनको टैग करो इन दैट पॉलिसी जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। मतलब आपको इस कंप्लायंस या चार्ट में से जो एक्टिविटी आ रही उसमें आपको भी काम करना है, उसमें आपको भी काम करना है, तो ये हम उनको मेंशन कर रहे हैं। दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस जिससे वो लिंक हो। आप इसको ना, ये जो आपकी स्क्रीन पे वर्डिंग्स दिख रहे हैं ना, उससे रट्टा मत मारना। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, बिकॉज आप ये रट्टा मार के लिखने का जो प्रोसेस है ना वो बाद में करना। जब तक समझोगे नहीं तब तक वो रट्टा मार के फ़ायदा नहीं है। ओके, स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़, कि अगर कंप्लायंस रिस्क, अगर ड्यू डेट पे फाइलिंग का कोई इशू आ रहा है, इशू मतलब नहीं हो रहा है, तो रिस्क मिटिगेशन कैसे करें? कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग फॉर मैनेजिंग द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। सबसे पहले हम रिस्क मिटिगेट कैसे करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे अगर ये कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का नॉन कंप्लायंस होने आ रहा है। तो लेट सपोज ड्यू डेट के पहले आइडियली फाइलिंग हो जानी चाहिए। ड्यू डेट तक मैटर आ गया है, रात के 8-9 बज गए, कंपनी है स्टिल डूइंग, तो हमको क्या कदम लेने चाहिए, ये भी उस कंप्लायंस चार्ट में कुछ प्रोसेस हो जाना चाहिए। ओके, टू whom and how frequently compliance related results and findings are reported। मान लो ऐसे जैसे हमने ये एक्टिविटीज़ बनाई थी 1 2 3, ऐसी 100 एक्टिविटीज़ है। अभी इस 100 एक्टिविटीज़ में से हमने बोला है कि 70 आर मीडियम एंड लो, 30 आर हाई एंड क्रिटिकल, ऐसा। और इनका सबका ना कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? कैसे? बाय रिपोर्टिंग इट टू समवन। मतलब कोई अपने हायर बंदा होगा, हायर लेवल पे बंदा है, वो चेक कर रहा है, सुपीरियर है कोई बंदा कंपनी में, वो चेक कर रहा है तो पता चलेगा। कौन होता है वो बंदा? अरे कंप्लायंस ऑफिसर, दैट्स राइट। तो ये कंप्लायंस रिलेटेड रिजल्ट्स मतलब कुछ फाइंडिंग है, मान लो ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिली है, रिपोर्ट में मिली है फर्स्टली गड़बड़, क्या मिली है? गड़बड़, हैजर्ड, नो ऐसे कैसे हो गया? तो ये फाइंडिंग मिली है, गड़बड़ फाइंडिंग मिली है, ये कंप्लायंस ऑफिसर को पता चलेगा।
फिर कंप्लायंस ऑफिसर शायद वो रिपोर्ट को रिवाइज करके फिर से सभी को बताएगा, अरे नहीं ये हमारे साइड से इशू हो गया था, वी आर मतलब क्या बोलेगा, सामने से बताएगा कि हमसे गलती हुई है एंड वी वांट टू रीफाइल इट, ऐसा कुछ वे आउट हो सकता है. दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ये सब रिपोर्ट होना चाहिए. जब तक गलती बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगी कंप्लायंस ऑफिसर को. तो रिजल्ट्स और फाइंडिंग, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग, ये किसी को रिपोर्ट होनी चाहिए किसी फ्रीक्वेंसी पे. कंप्लायंस ऑफिसर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई और भी हो सकता है. तो किसी को तो ये रिपोर्ट होने चाहिए. कहाँ पे होगा? कंप्लायंस चार्ट में होगा. कंप्लायंस चार्ट में होगा, क्या होगा, किसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये रिजल्ट्स और फाइंडिंग रिपोर्ट होंगे. क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रोसेस, एक्टिविटीज, ऑब्लिगेशन, आउटलाइन. मतलब कौन सी चीज़ किसने करनी है, क्लियर कट होना चाहिए. बाद में आके ये नहीं बोलना चाहिए, रिस्क ने नहीं बोलना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आके बोल रहा है अरे ये तो एचआर का काम है, एचआर आके बोल रहा है नहीं ये तो रिस्क का काम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर कट ओनरशिप कंप्लायंस चार्ट में लिख के दो, अरे ये रिस्क करेगा तो रिस्क से ही आना चाहिए, एचआर लिखा है तो एचआर से ही आना चाहिए. क्लियर डिसीजन मेकिंग करो, उसके हिसाब से चार्ट बनाओ ताकि फ्यूचर में दिक्कतें कम हो. The chart of a company must contain complete information on compliance dashboard which provide detailed compliance procedure to the compliance executor. This information includes etc etc. ये इग्नोर कर दो, ये गलती से आ गया. Role of CS is as a compliance manager is company now extended to create a compliance framework for translating regulatory requirement into management action. देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो वेदर इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो दूसरे डिपार्टमेंट्स को नहीं समझता है ये सब चीज़ें. जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है ना, उनको अपना काम समझता है. सेल्स वाला बंदा बेचना जानता है, नॉट कंप्लायंस. मार्केटिंग वाला बंदा, डिजिटल वाला बंदा, या फिर लेट से ऑपरेशंस जो मैनेज करता है, बैक एंड ऑपरेशंस कंपनी के, आईटी वाला बंदा, इनको नहीं कंप्लायंस थोड़ी आता है इनको. ये हम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखते हैं कि विद इन दिस पीरियड, विद इन 10 days बट लेस देन 2 working days पहले ये कंप्लायंस हो जाना चाहिए. नो, दे डोंट अंडरस्टैंड. दे अंडरस्टैंड देयर वर्क. यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, you are a compliance officer, you are a compliance manager, you understand this thing. तो you have to translate, उनको सरल भाषा में बताना है. जैसे कि अगर कोई आईटी वाला बंदा आके अपनी लैंग्वेज में बताए ये जेसन, ये कोड, ये होता है कोडिंग, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बाइनरी लैंग्वेज, ये वो, आपको नहीं समझेगा. बट वही आपको एकदम आपकी लैंग्वेज में बेसिक में, जब चैट जीपीटी पे जाते हो ना कि एक्सप्लेन इट टू मी लाइक अ 14-year-old, वो बात करनी होती है आपको. ट्रांसलेट सिंपल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मैनेजमेंट एक्शंस में ट्रांसलेट करना है. क्या करना है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मैनेजमेंट एक्शंस में ट्रांसलेट करके देना है कि ये लिखा ऐसा है बट तुमको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ, रुको. यू आर अ CS, ये आपका इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, समझे? अब सेम चीज़ इन्होंने हमने जो ऊपर पढ़ी है वही लिखी है. रोल ऑफ CS इन कंप्लायंस चार्ट कैसे क्रिएट करना है. जो इधर ये हमने पढ़ा ना क्या एक्टिविटी से होता है, तो ये इसको ही ऑब्लिक कर दो. क्या कर दो इसको? ऑब्लिक, और लिख दो रोल ऑफ CS इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट. क्या बात है, 2 क्वेश्चंस के आंसर हो गए. अगर आपके इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया आपको कि कंप्लायंस चार्ट क्रिएट करते वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ कंसिडर करेंगे, आप ये आंसर्स लिखोगे. अगर आपको पूछ लिया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ CS इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, तो भी आप यही आंसर लिखोगे. समझे? नाउ सिंपल नेक्स्ट प्रोविजन, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सा है जब क्योंकि एग्जाम में पूछने वाली चीज़ है. वेल डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज एबिलिटीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग की फंक्शंस अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज वेल डिजाइंड तो ये क्या क्या कर सकता है.
एक ऑर्गेनाइजेशन में। वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, शब्दों पे ध्यान दो, ओके। अगर अच्छे से डिज़ाइन किया है तो वो कंप्लायंस डैशबोर्ड बनता है, वो एक कंप्लायंस पॉलिसी है, वो इन इटसेल्फ एक प्रोसीजर है, एक एसओपी सेट करता है। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि एक चीज़ को करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर हमको कोई चीज़ करनी है तो कौन से फ्लो में जाना है, सिंपल। स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होती है कि ए टू जेड कैसे होता है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसे ही होना चाहिए। फिर एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे अगर एक अच्छा फ्रेमवर्क हो तो हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेस कर पाए। पढ़ेंगे एक बार हम उसके हेडर्स को समझ लेते हैं। कंप्लायंस ऑडिट हो जाता है इसका, क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर करता है, इसकी वजह से कंप्लायंस ट्रेनिंग होती है, एक कंप्लायंस चार्ट की वजह से लोगों को पता चलता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में। कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, ओके, कंप्लायंस के टास्क का मैनेजमेंट सही से होता है। ओके, लेट्स रीड मेरे दोस्तों। Compliance program must provide a single enterprise-wide dashboard for all users to track and trend compliance events. All compliance events should be easily viewed interactively through the enterprise compliance dashboard. Statutory auditor, internal auditor, compliance officer can use dashboard to make decisions on compliance status. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड इज लाइक स्कोर कार्ड काइंड ऑफ। उसमें आपको सामने से लिखा हुआ दिख रहा है, वो डैशबोर्ड मान लो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जा रहा है, उसको दिख रहा है कि उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट उसने कंप्लीट कर दिया है, या फिर कंप्लायंस ऑफिसर है, ऑडिटर को दिखाना है, ऑडिटर आके पूछ रहा है आपको ये रेगुलेशंस है, ये सैम्पल बेसिस पे हमको बताओ इसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे बताओगे? हाँ, ये डिपार्टमेंट से जाओ, अरे तुमने किया है कि नहीं, वो डिपार्टमेंट से अपनी टीम में पूछो, अरे भाई तूने किया है कि नहीं। क्यों? एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क होना क्यों चाहिए? ताकि हम ये सब चीज़ें ना करें, हमारे पास रेडी है सब कुछ। तो ये पूछेगा, हाँ एक मिनट, वो डैशबोर्ड ओपन करना, उसमें दिखेगा ये लॉ का प्रोविजन ये वाला कंप्लाई हुआ, येस कंप्लाइड, टिक, ऐसे कंप्लाइड, इट इज़ पेंडिंग बिकॉज कुछ सेबी के रेगुलेशन में चेंज हो गया, ओके। आपके पास सब कुछ इजीली व्यूएबल स्टेटस में होना चाहिए, आप कभी भी आके वो देख पाओ। फिर वेल डिज़ाइन वर्ड इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट था, ये वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द entire life cycle of policies and procedure within organization, ensuring that these policies and procedures are in conformity with the ever changing rules and regulations is a critical requirement. Creation, review, approval and release process of policy documents and SOP should be driven by collaborative tools that provide core document management functionality. Now ये वाला compliance framework compliance चार्ट वाला नहीं है। आप देखो ये वर्ड है ना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ। कंप्लायंस चार्ट, हाँ, दूसरा क्या आता है? कंप्लायंस क्या आता है? जल्दी बताओ। स्कोर कार्ड, हाँ नहीं सर, एडवाइजरी था, थर्ड स्कोर कार्ड है, बट ठीक। फिर एडवाइजरी, क्या बात है, वेरी गुड, यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे ना, अरे आराम से निकल जाएगा। आप बोलोगे अरे सर क्या याद दिला रहे, चैप्टर 1 के बाद तो हम भूल ही जाएंगे। अरे भूलना नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। पी। तो जैसे कि अभी दिस इज हमारा स्कोर कार्ड, एडवाइजरी चार्ट है, वो 3 की कंपोनेंट्स है। उसके अलावा भी हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपके कंप्लायंस फ्रेमवर्क की वजह से जो भी पॉलिसी है, आपका जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट्स से ये भी एक सॉफ्टवेयर है काइंड ऑफ। ये सॉफ्टवेयर में आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखो, कंपनीज में ना ढेर सारी पॉलिसी होती है, रेंजिंग फ्रॉम 50 to 200, कितनी भी हो सकती है, 200 पॉलिसीज। देखो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, HR की मान लो, HR की 50 पॉलिसी होती, लेबर लॉ की पॉलिसी, बोनस की पॉलिसी, इंक्रीमेंट के लिए पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर तो सुना ही होगा आपने, विसल ब्लोअर पॉलिसी,
फिर कमिटीज़ के चार्टर होते हैं ना, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी। फिर इसके अलावा हो सकती है जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ, मतलब आपके पास कुछ पैसा वैसा वैल्यूएशन कैसे करे उस पर पॉलिसी। बहुत पॉलिसीज़ होती है कंपनी, बहुत सारी जिसके मैं नाम अभी इतने सारे नहीं लेते बैठता हूँ ताकि बोर ना हो आप, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई जस्ट टोल्ड यू कि ये सारी पॉलिसीज होती है। ओके तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, तो इसके ओनर क्या होता है? ओनर मतलब ये सारी पॉलिसीज़ कंपनी की नहीं होती है, कंपनी की होती है ऑन अ बिगर स्केल, बट एक डिपार्टमेंट की 4 पॉलिसी, एक डिपार्टमेंट की 10 पॉलिसी, एक डिपार्टमेंट की 3 पॉलिसी, अलग अलग डिपार्टमेंट की पॉलिसी, जो कि हर बार उसमें कुछ चेंज करके बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करवाते हैं, फिर उनके पास वापस जाती है। कुछ लंबा सा प्रोसेस होता है कंपनी में पॉलिसी अप्रूवल का, जो कि आपको अभी कुछ लेना देना नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब इतनी सारी पॉलिसी है, वो लोगों में सर्कुलेट कैसे होंगी? तो इसके लिए आपका कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप मान लो पॉलिसी अपलोड करोगे और वहाँ से डिपार्टमेंट लेगा। तो इसके क्या होगा कि आपको आपके बिना भी लोग वो पॉलिसी ले पाए, आपके पास रखी हुई है। अरे मान लो आप ऑफिस ही नहीं आए, पॉलिसी किधर है? आपने ऑफिस छोड़ दिया, लोग पूछेंगे अरे पॉलिसी का पाथ किधर रखा था इसने, पॉलिसी किधर रखा था इसने पॉलिसी। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड हैपन। अरे वो सॉफ्टवेयर में ना मुझे 2023 की पॉलिसी देखनी है कि तब क्या किया था हमने उसमें चेंज। ओके हाँ, वो पॉलिसी ऐसी अवेलेबल है। तो ये सिंपली ये कहना चाहता है कि इजीली पॉलिसी सर्कुलेशन होना चाहिए, उसका एक एसओपी होना चाहिए, क्रिएट, रिव्यू, अप्रूव एंड रिलीज़। क्या? पॉलिसी का क्रिएशन, रिव्यू, अप्रूवल एंड रिलीज प्रोसेस, एंड उसका एक अच्छा सा एसओपी एक टूल के द्वारा ड्रिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएशन, रिव्यू, अप्रूवल एंड रिलीज ऑफ पॉलिसी एंड उसका एसओपी कैसा होना चाहिए? टूल के द्वारा ड्रिवन होना चाहिए। टूल मतलब कोई सॉफ्टवेयर। ओके, अच्छा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल होगा तो क्या होगा? एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसी अच्छे से मैनेज होगी। बस इतना याद रखो, जितना मैं बोल रहा हूँ इस सब में कंटेंट मत याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखो, झक्कास हो जाएगा। ओके, वेल डिज़ाइन कंप्लेन, देखो हर जगह वेल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं बेमतलब का, ठीक है ना, ऊपर लिखा था। इट मस्ट ऑफर कैपेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूसली स्टे इन सिंक विद द चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे अगर आपके फ्रेमवर्क में अपडेटेड रेगुलेशन नहीं है, मान लो, चलो जस्ट एग्जांपल, रेगुलेशन 28 जो बोलता है आपका सीजी रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट आ गया और मंथली रिपोर्ट पे करो, मंथली बेसिस पे करो बोलने लग गया तो, और आपके सिस्टम में तो चेंज हुआ ही नहीं है, आप में आपके लोगों को तो पता ही नहीं है। वेल डिज़ाइन कैसे भाई? इट शुड स्टे इन सिंक विथ चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशन। As soon as there are regulatory changes, department should be notified proactively through email based collaboration। पहले तो लोगों को ईमेल भेजो कि देयर इज़ अ चेंज इन डिपार्टमेंट। मैं बताता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, कोई भी सर्कुलर आता है, आज अगर सभी का सर्कुलेट आया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सेम डे सर्कुलेट करना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि देयर इज़ अ चेंज इन रेगुलेशन या फिर कुछ नया आया है ऐसा। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड काम शुरू होंगे, बट भेजना तो पहले पड़ेगा, लोगों को तो पहले पता चलना चाहिए कुछ आया है। तो ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन, दिस प्रोसेस क्रिटिकली enables organization to dynamically change their policy procedure in adherence to the revised rules and regulation। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला आपको, पॉलिसी चेंज होगी, उसके कुछ भी रीजन हो सकते, विसल ब्लोअर का प्रोविजन चेंज हो गए तो विसल ब्लोअर पॉलिसी में चेंजेस आ जाएंगे, सिंपल। वाइल ट्रैकिंग सिंगल रेगुलेशन में भी मैन्युअली फिजिबल, एक रेगुलेशन को ट्रैक करना इज ओके, आप कर सकते हो, बट it becomes an error prone task to track all local, state, central regulation including those taking place across the globe। well designed offers up to date regulatory alerts। एक सॉफ्टवेयर मैंने देखा था जो कि आरबीआई के रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन एक्ट वगैरह और कंपनीज एक्ट रिलेटेड चेंजेस सब कुछ उसमें आपको दिखेगा। आप जस्ट जाके उसमें ओपन करो, उन सारे एक्ट में जो भी आप फिल्टर लगा के चेक करोगे, आपने बोला नहीं मुझे सिर्फ कंपनीज एक्ट और सेबी के एक्ट में देखना है क्या है,
आपको फिल्टर लगते ही पता चलेगा कि लेटेस्ट उसमें क्या आया है। वो हर दिन रिफ्रेश करता है अपना जो भी सिस्टम है, और उसमें लेटेस्ट जो भी पॉलिसी होगी आपको दिखेगा, चेंज होगा वो दिखेगा। वो आपको AI बेस्ड समरी बना के देगा। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर था बट ऐसा एग्जिस्ट करता है, अप टू डेट वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक दो रेगुलेशन तो आप रोज खुद से ट्रैक करोगे। सेबी की वेबसाइट पे अगर सेबी का ट्रैक करोगे, आपको RBI भी ट्रैक करना है, आपको सेबी भी ट्रैक करना है, आपको इंश्योरेंस भी ट्रैक करना है, अलग अलग लेट्स से रेगुलेशन है। कैसे करोगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर कंप्लायंस ऑडिट तो अब बन ही गया है भाई, क्या बोलो, हर चीज़ का ऑडिट होता है। इट इज़ अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना ऑडिट के कंपनी होती ही नहीं है आजकल। इंटरनल ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, वेंडर का ऑडिट होता है। तो ये रियल टाइम सिस्टम के थ्रू हो जाने चाहिए अलग अलग टाइप के ऑडिट। तो ये एनुअल एक्टिविटी रही ही नहीं है कि ऑडिट सिर्फ एनुअल पे होगा। देखो CA का जो ऑडिट बोलते हो ना, वो एनुअल बेसिस पे होता है, बट उसके अलावा कंपनी में हज़ारों तो नहीं बोल सकता, बट लेट्स से कि मोर देन 10 ऑडिट्स होता है। और ऑडिट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ऑडिट क्या होता है? आप जो भी काम कर रहे हो उसको कोई आके चेक करे, दैट्स ऑडिट। बट आपका काम करते समय आपको सब चीज़ें देनी है, सामने वाले को बताना है, वो सब बहुत लंबा चीज़ होता है सर। ओके, तो कॉरपोरेशंस ऑफर ऑडिट कैपेबिलिटीज़। तो ये सब नॉट अ जस्ट एनुअल एक्टिविटी। इतने सारे ऑडिट है तो एक साथ थोड़ी होंगे, साल भर होता रहता है। एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट बिकम्स अ क्रिटिकल डिफेंडिंग कंप्लायंस टू रेगुलेशन। जब ऑडिट्स होते हैं, लेट्स से इंटरनल ऑडिट ही मेनली होता है, वो बोलेगा तू कंप्लायंस कैसे कर रहा है, तो तुम्हारा अगर टूल है तो उसमें दिखा पाओगे, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है। वो बोल रहे हो तुम आज कंप्लायंस कर रहे हो, बट मुझे बताओ ना तुम 2022 में इसका कंप्लायंस कर रहे थे, कैसे बताओगे, कैसे ढूंढोगे? मतलब तुमको ढूंढना पड़ेगा एक एक चीज़, जाके तुम्हारे घंटों लग जाएंगे। बट तुम्हारा टूल है, टूल में तुमने सिस्टम में लिखा है, तुम्हारा एविडेंस स्टोर करके रखा है। मैंने 2022 का फिल्टर डाला, उसमें से डेट आई, वो सब जो भी एविडेंस था, मेल वेल मिला, उसमें से दिखा दिया ऑडिटर को। खुश ऑडिटर, मैं भी खुश, वो भी खुश, हम सब भी खुश। ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंटरनल ऑपरेशनल प्लांट लेवल डिपार्टमेंट क्वालिटी इनिशिएटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू मैंडेट लाइक 6 सिग्मा। देखो ये ना आपने इधर पढ़ा होगा, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपने शायद पढ़ा होगा या फिर पढ़ने वाले होगे। 6 सिग्मा, ISO 9000, ये कुछ ना स्ट्रैटेजीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। 6 सिग्मा इज़ अ स्ट्रैटेजी जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाना चाहिए। अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, 6 सिग्मा इज़ वन ऑफ देम। ISO आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स वो देता है। तो ये सब कुछ अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड देता है, जो कि डिपेंडिंग ऑन कंपनी जिस पे जो एप्लीकेबल है वो अपना यूज़ करता है। वेल डिजाइंड कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स एंड सपोर्ट्स ऑनगोइंग क्वालिटी इनिशिएटिव्स। मोस्ट quality practitioners agree that the compliance and quality are two sides of same coins। देखो compliance अगर हो रहा है तो ही quality आ रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई रेगुलेशन बनाया जाता है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है कि उस इंडस्ट्री के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मान लो शेयर होल्डर को तो कंसिडर करेंगे कि उसका पैसा बढ़ना चाहिए, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। देखो लेबर लॉ जब बनता है तो लेबर को कंसिडर करके बनता है कि शेयर होल्डर का पैसा बढ़ाने के लिए लेबर को एक्सप्लॉइट ना करो, बराबर। जब आप शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो, लोगों लेबर का ठीक कर रहे हो, बट एनवायरनमेंट को हार्म ना करो, सबको कंसिडर करो, ये रेगुलेशन लॉ अपनी कोशिश करता है कि सब कुछ सही चले, स्टेबल रहे। तो जब आप कंप्लायंस करोगे तो क्वालिटी भी आएगी। नॉट जस्ट आपका कंपनी का पैसा बढ़ रहा है, दैट्स नॉट जस्ट अ क्वालिटी, दैट इज नॉट अ क्वालिटी। आप जब काम कर रहे हो पैसे के साथ में, आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो, लोगों का ध्यान रख रहे हो, दैट इज क्वालिटी। देयरफॉर इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर कंप्लायंस। ओके, समझे? मोस्ट कंप्लायंस प्रोग्राम्स ऑफन रिक्वायर एविडेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला है ना कि लोगों को नहीं पता होता है यार। क्या सर, क्या नहीं पता होता लोगों को? जैसे कि एम्प्लॉयज़ दूसरे डिपार्टमेंट के, उनको कंप्लायंस नहीं पता होता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इनकम्प्लीट प्रोसीजर लीड्स टू
फाइन्स एंड पेनल्टीज टू डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। डायरेक्टर को भी हर बार हर चीज़ नहीं पता होगी ना। अरे एक डायरेक्टर है, उसने 10 इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, वो नई इंडस्ट्री में डायरेक्टर बना है, उसको उसके लॉज नहीं पता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू मेक हिम अवेयर कि हमारी कंपनी में ये लॉज लगते हैं, ताकि वो उस चीज़ को पढ़े। डायरेक्टर को पता ही नहीं है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो लॉ उस पर एप्लीकेबल है। अब बोलोगे डायरेक्टर को तो पता होना चाहिए ना, इतना पैसा हम उसको देते, लाख लाख रुपए सीटिंग फीस देते। अरे सीटिंग फीस देते हो, नया नया आया हो तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा इनपुट तब देगा जब उसको तुम क्वालिटी दोगे। गुड इनपुट डालोगे तो गुड आउटपुट निकलेगा, ट्रैश इनपुट डालोगे तो ट्रैश आउटपुट निकलेगा, समझे? तो compliance has to work closely with legal team of organization to facilitate employee training. Well designed compliance program requires well integrated approach to training management. और इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ HR, नॉट जस्ट लीगली क्यों? HR का काम होता है लोगों से डील करना बेसिकली, तो कंप्लायंस को HR और लीगल के साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे पाए। HR लोगों से जब आप अपॉइंट होगे तो आपका अपॉइंटमेंट कौन करके देगा? HR, ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे दोस्त। कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, कंपनी मस्ट क्रिएट प्लान टू मैनेज एंड रिपोर्ट स्टेटस ऑफ ऑल कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, समझे? टास्क मैनेजमेंट, एक डेटाबेस के थ्रू आपने सारा कंप्लायंस मैनेज करना है। जैसे सॉफ्टवेयर बनाओ बेसिकली, यार इनको क्या बोलना है, सॉफ्टवेयर बनाओ, उसमें से ऑटोमेटेड अपडेट्स फ्रॉम वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल शुड प्रोवाइड अप टू डेट अपडेट स्टेटस रिपोर्टिंग दैट कुड बी व्यूड बाय बोर्ड, कंप्लायंस ऑफिसर, एंटिटी, कंप्लायंस कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी ऑफिसर। बेसिकली मैं ना जो भी इतनी देर से बोल रहा हूँ इनको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। आपके पास ना एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि क्या क्या करता है, अपडेट्स लॉज एंड रेगुलेशन हो गए, उसमें अपडेट हो, फिर ईमेल से एम्प्लॉयज़ को अवेयर करो अबाउट न्यू लॉज एंड रेगुलेशन। दूसरा जो कि कंप्लायंस स्टेटस को मॉनिटर करे। आप सॉफ्टवेयर वर्डिंग मत लिखना, फ्रेमवर्क ऐसा लिखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उसका कोर मतलब वो है, बट लिखोगे सॉफ्टवेयर तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वो। कंप्लायंस स्टेटस को मॉनिटर करे, वो रियल टाइम बेसिस पे स्टेटस अवेलेबल दे टू कंप्लायंस ऑफिसर, BOD, ऑडिटर्स, कंप्लायंस ऑफिसर एट्सेट्रा, जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, और क्या क्या बोल रहा है? एक डैशबोर्ड होना चाहिए, डैशबोर्ड का बोल दिया है कि हमने, चलो गुड डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड होना चाहिए अच्छा सा जिसमें स्टेटस दिखे, पेंडिंग वगैरह। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पे सही से दी हो लोगों को। फिर ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग दे पाए, जो कि हमको HR और लीगल के साथ में करना है। फिर मतलब यही तो बेसिकली बोल रहा है, समझे? किसी को लिखना है तो लिख लो, ताकि आपको बस, और मैंने जितना लिखा है ना उतना मत लिखो, थोड़ा सा लंबा एक सेंटेंस बनाओ इसको अगर ये लिखना चाहते हो। दिस इज़, और ये बुक में लिख लो अगर लगा तो, नोटबुक में नहीं लिखना है तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लो। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कहना क्या चाहता है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे खुद से तो आप इसको वो डायलॉग बोलोगे जो रैंचो के टीचर ने उसको बोला था, अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड जब तक आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हो। घर पे बैठ के ये सब समझना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, सिंपल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड मेरे दोस्त, बट बाद में हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, व्हाई नॉट। ये प्रोसेस फॉर सेटिंग ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मैं इसके अंदर का ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ाना नहीं चाहता, बिकॉज
ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन डिटेल। इसके अंदर जो लिखा है वो आप पढ़ोगे तो मैंने जितना बताया आप समझ लोगे। बट क्या है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को पता करो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क को सेटअप कैसे करना है। फिर पहले तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, यानी लॉज कौन से लगते हैं। फिर कंप्लायंस चार्ट बनाओ, कैसे बनाते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करके। हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस का असेसमेंट करो कि आज तक का जो भी कंप्लायंस है, अगर आज हम फ्रेमवर्क बना रहे तो इसके पहले के कंप्लायंसेस कैसे थे, वो हुए हैं नहीं हुए, पेंडिंग है, उसका असेसमेंट करो पहले के कंप्लायंस। समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? जब आप आज फ्रेमवर्क बना रहे हो तो पहले भी तो कंप्लायंस करना था ना, वो नहीं हुआ है तो वो आज अगर ऑडिट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया तो आप पे आएगा। तो पहले का हुआ है कि नहीं उसका असेसमेंट करो। फिर कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट करो कि कौन सी चीज़ ना होने पे कितना आप पे फाइन, पेनल्टी, ऑब्लिगेशन कुछ आ सकता है। और फाइनली रिपोर्टिंग कैसे करोगे वो देखो। समझे? जब भी आपको कोई दिक्कत हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके फिर से सुनना, बट आपको ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है नहीं समझा है, मुझे बस कमेंट करना। मैं एकदम शुद्ध हिंदी में तो नहीं बोलूँगा ताकि वरना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट इंग्लिश में आपको समझा दूंगा ताकि इट गोज थ्रू योर ब्रेन इन द बेस्ट मैनर। ओके, प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक अभी कुछ प्रोसेस है, कैसी होगी, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही फिर से पढ़ना है। हाँ सर वही है, ये जो पढ़ा है ना, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, एंड ये ऑलमोस्ट सेम है। देखो ना, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या है कंप्लायंस, फिर ओनरशिप दो। जो उन्होंने ना कंप्लायंस चार्ट प्रिपेयर करो लिखा है, उसमें ही उन्होंने पता नहीं क्यों मस्ती करके लिखा है कंप्लायंस ओनरशिप। ओनरशिप दो। ओनरशिप देना मतलब क्या है, किसी को अकाउंटेबल ठहराना कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करो। कंप्लायंस अवेयरनेस पता करो, अवेयरनेस हिस्टोरिकल कंप्लायंस का ही पार्ट मान लो और लोगों को बताओ। पीपल शुड नो दैट दिस इज़ द कंप्लायंस दे हैव टू डू, एंड रिपोर्टिंग। ये पॉइंट बस उन्होंने बीच में चेंज किया है, पता नहीं क्यों, बट सिंस ICSI हम हैं तो करना पड़ेगा। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, why not just note some things down? Okay, मैं कर रहा हूँ इसको, लिखते कंप्लायंस चार्ट प्रिपेयर करने के कंसिडरेशंस एंड रोल ऑफ सीएस। एक्टिविटीज टू बी considered for preparation of compliance chart। और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रोल ऑफ CS in preparation of compliance chart। समझे? अब इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा फैंसी वे में लिखता है, जस्ट अच्छा लगेगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। सेकंड, रिस्क असेसमेंट Third, risk mitigation. Fourth, compliance monitoring. And fifth, compliance reporting.
यही है बेसिकली, बराबर। बिना देखे याद आ गया? अरे सिंपल ना, फ्लो याद रखना है आपको। फ्लो याद रखोगे तो अपने आप याद होगा। जब तक आप फ्लो याद नहीं करोगे तब तक आपके साथ मस्ती होती रहेगी। और मैं ब्रैकेट में इन्होंने जो लिखा है वो डाल देता हूँ, जस्ट बेटर, ऐसे ही याद रहेगा। और ये याद रखना कि रेड रेड, ये रेड के साथ ही है, ये रोल ऑफ सी एस में नहीं था। इंक्लूड्स एक्शन, ओ सॉरी 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 ओ माय गॉड। माय गॉड सर, ये क्या कर रहे हो आप? दिस इज जादू, दिस इज नॉट जादू, दिस इज वन नोट। Okay, and we are done. Includes action tracking, and last में includes incident management. Are we done? Yes. फिर कंटेंट्स का आप लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर यू कैन स्किप, इट्स अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट एज अ स्टूडेंट यू शुड राइट। फिर वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, a well designed compliance framework क्या कर सकता है? वेल डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज abilities to perform as abilities to perform following key functions across organization. Don't mind my handwriting, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। सबसे पहले वो बोलता है कंप्लायंस डैशबोर्ड, फिर बोलता है कंप्लायंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आई सजेस्ट आप मेरे साथ लिख लीजिए ताकि बेटर रहेगा। आपको ये सब याद करने के लिए, इफ़ यू वांट नेमोनिक्स गो श्योर प्लीज़ बनाइए। नो ऐसा कुछ कि नहीं बनाना है, ये सब बनाओ। डैशबोर्ड डी पी ए ऐसा। बट मेरा फोकस विल बी कि एक्सप्लेन करूँ मैं आपको चीज़ों को ज़्यादा टाइम देके, रादर देन स्पेंडिंग सम टाइम ऑन मेकिंग नेमोनिक्स विच यू कैन ऑल्सो डू ऑन योर ओन। कंप्लायंस ऑडिट, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, quality management, compliance training, and finally compliance task management. अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब आप ये खुद से लिखो तो इसके ब्रैकेट में ना कुछ भी हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जो लैंग्वेज प्रेफरेबल है उसमें लिखिए,
बट मेक श्योर कि इसको आप अदर पॉइंट से सेग्रीगेट कैसे कर पाओ, ये सोच के उसमें कुछ लिखिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, वो उसमें लिखिए, ताकि जब भी आप इसको याद करने की कोशिश करो, देन यू कैन सेग्रीगेट दीज पॉइंट्स कि डैशबोर्ड इज डिफरेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट, हाउ अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क अफेक्ट्स दीज थिंग्स, कि ये की फंक्शंस में कैसे हेल्प करता है, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको कुछ हेडिंग्स देता हूँ एंड आई होप आप लिख लोगे। ये लिख लेना आप, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, हेडिंग्स ही लिखने हैं आपको इसके, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, या फिर आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू, ताकि मेरे साथ लिखोगे तो इट्स बेटर। सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहले ये क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। देखो, आपको अगर ये याद नहीं आया ना कि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क का सेटअप करने का प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, आप मिंगल करके लिख दो इसको, देयर इज नो इशू, द आंसर इज करेक्ट, just not identical with the motive, it is not incorrect. Identification of compliance module or compliance obligation, preparation of, इसके ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो एप्लीकेबल लॉ, ताकि लॉ वाला पॉइंट याद रहे। फिर प्रेपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, प्रेपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। थर्ड वाला पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, याद करो। हमने कुछ चीज़ें कि अगर आज कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन रहा है तो उसका हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस, हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। फिर आगे क्या था, आगे था असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, चाहे कंप्लायंस स्टेटस की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क। और फाइनली ये बोलता है कंप्लायंस एक्शन ऑब्लिक रिपोर्टिंग। सेम फ्लो है जो हमने अभी तक पढ़ा है, विथ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग हियर एंड देयर, समझे? तो लेट्स गो अगेन हियर और आगे बढ़ता। नाउ लेट्स सी कि वी आर नियरिंग 1 hour, बट फाइन, we'll get to this case law, like this one, this case study, so we can cover a bit. अब सुनो, ये वाला ना पार्ट हमने पढ़ा है, इसके अंदर हमको जाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट इट सेज, प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन। आप पे कौन से लॉ लगते हैं वो आप देख लो कंपनी पे। अब ये कैसे करना है इन्होंने बस डिटेल में लिखा है, इन कंसल्टेशन विथ फंक्शनल हेड। फंक्शनल हेड मतलब रिस्क मैनेजमेंट का हेड, एचओडी हो गया। फिर इसके बाद में हमारा एचआर का एचओडी हो गया, प्रोडक्ट्स का एचओडी वगैरह वगैरह। लीगल टीम को भी कंसल्ट करो, ऐसा ऐसा। ये इन्होंने थोड़े बस अपने शब्द ऐड किए हैं, आप ऐसे ही खुद के शब्द भी ऐड कर सकते हो, जितना लॉजिकल लगे लिख सकते हो, एज लॉन्ग एट इट मेक्स सेंस। ओके, दूसरा कंप्लायंस ओनरशिप। नाउ डेफिनेशन, कंप्लायंस ओनर क्या है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंसेस। आपने चार, एक एक्टिविटी है जिसके 4 अलग अलग सब एक्टिविटीज है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4, 1 2 3 4, ये एक बंदा करेगा, ये एक बंदा करेगा, ये एक बंदा करेगा और ये एक बंदा करेगा। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज आर कंप्लायंस ओनर फॉर देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज, समझे? सिंपल। तो ये होती है कंप्लायंस ओनरशिप। अरे ओनरशिप मतलब क्या, आपको कोई काम दिया है वो आपने करना है, दैट्स इट। आर यू सपोज टू डू इट? नो, तो देन
आप ओनर नहीं हो, बट आपको दिया है, आपको ही करना है, तो आप ओनर हो, सिंपल। तो ये याद रख लेना। कंप्लायंस ओनरशिप ऑफ वेरियस कंप्लायंस, ये अलग अलग तरीके में दिए है उन्होंने। अभी दो डेफिनेशन इसको कंप्लायंस ओनरशिप में डिवाइड किया है। दो डेफिनेशन क्या है? एक है प्राइमरी ओनर, एक है सेकेंडरी ओनर। प्राइमरी ओनर और सेकेंडरी ओनर। अब इसमें समझो, इसमें क्या लिखना है अपने को। प्राइमरी ओनर मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल मतलब पहले तो ये काम मेरे को ही करना था, बट अगर मैंने नहीं किया तो मेरे को तो बोलेंगे ही, बट मेरा जो बॉस है, जिसको मैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसको रिपोर्ट करता है, वो इसको रिपोर्ट करता है, मतलब एक लंबी हायरार्की होती है। तो अगर मैंने नहीं किया तो मेरे मैनेजर पे जाएगा कि ये काम नहीं हुआ, तू नहीं करवा पा रहा अपने लोगों से। तो सेकेंडरी ओनर होता है मेरा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ऑफ प्राइमरी ओनर, सिंपल। तो अगर मैंने नहीं किया तो मेरे मैनेजर को भी डांट पड़ेगी, और मेरे मैनेजर को डांट पड़ेगी तो वो इंटर्न आके मेरे को डांटेगा कि तूने काम नहीं किया, और फिर मैं काम करूँगा। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ओनर। फिर कंप्लायंस अवेयरनेस, अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ना, ट्रेनिंग वगैरह करवाओ, मीटिंग करवाओ, अलग अलग तरीक़ों से आपको करवाना है ये चीज़। क्या करना है आपको? अलग अलग तरीक़ों से लोगों में अवेयरनेस फैलानी है आपको कि ये लॉ रेगुलेशन वगैरह आप पे एप्लीकेबल है, करो। तो ये पता नहीं इन्होंने क्या गंदा सा चार्ट या कुछ बनाया है। बोल रहे पहले तो आपकी कंपनी में ना एक लीगल कंप्लायंस टीम बनाओ। क्या होता है लीगल कंप्लायंस टीम? क्या होता है लीगल टीम, कंप्लायंस टीम, कुछ तो सही से टर्म यूज़ करो। फिर क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम थ्रू ट्रेनिंग एंड मीटिंग। तो ये क्यों ऐसा लिखा है? इससे अच्छा तो चार्ट हम खुद स्टूडेंट्स बना लेंगे यार। फिर कंप्लायंस रिपोर्टिंग। कंप्लायंस रिपोर्टिंग हमने पढ़ा है कि एक एमआईएस क्या होता है, जो हमने ऊपर से पढ़ा ना कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना, कंप्लायंस स्टेटस बताना, दैट इज़ कंप्लायंस रिपोर्टिंग। तो कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस कुछ जो भी रेलेवेंट पर्सन उसको बताना है। अभी ये एनुअली कंप्लायंस ऑफिसर करता है? नहीं, इट इज़ नॉट डन एनुअली रिपोर्टिंग, इट इज़ डन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। एनुअल इन्होंने लिखा है, मत लिखो, गलत है। तो डिपेंड करता है ना भाई, एनुअल बेसिस पे क्यों करोगे। कंप्लायंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये आईसीएसआई इसी मॉड्यूल में आपको 10 जगह लिख के देगा, बट नाउ दे आर सेइंग कि कंप्लायंस ऑफिसर तो एक ही बार देखे, एनुअली ओनली। अरे ऐसा थोड़ी होता है। रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस इंश्योर्स एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस, ताकि अगली बार से ये ना हो। ओके, सिंपल। हाउ कंप्लायंस वर्क्स इन लीगल डिपार्टमेंट। ओहो, लीगल डिपार्टमेंट में कंप्लायंस कैसे होता है ये भी तुमको पता होना चाहिए। क्या देखे रखते हैं भगवान जाने, बट कुछ कुछ चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो कि आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जो कि ऊपर ऊपर से छोड़ दो, ना समझो, मतलब बेसिक लेवल पे समझ लो तो भी एग्ज़ाम में फाड़ फाड़ लिख के हो गया, अंग्रेजी ठीक हो बस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इट मॉनिटर्स कंप्लायंसेस अक्रॉस ऑल एंटिटी, लोकेशन, वेरियस डिपार्टमेंट, सारी जगह का कंप्लायंस मॉनिटर करता है मेरे दोस्तों। इट ट्रैक्स एक्सपायरी डेट ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिन्यू करने होते हैं। गुड पॉइंट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने आया है तो उसको रिन्यू करना है, उसकी डेट को ट्रैक करते हैं। यस, ये करते हैं। ईजी मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन, डेट, डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर्स। देखो कंप्लायंस कैसे मैनेज करता है, ईजी मैनेज करता है वो डेट्स, डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर को। क्या बात है, ऐसे है कंप्लाइंग विद डॉक्यूमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। वाह बेटा वाह, क्या लिखा है। बट आईसीएसआई एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी लिखना है। पहले 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, दूसरे 2 पॉइंट बहुत कच्चे हैं। तो क्या बोलता है, ईजी मैनेजमेंट है किस चीज़ का, डॉक्यूमेंट की, ये लिटिगेशन कब आएगा वो डेट, उसके डॉक्यूमेंट, ऑर्डर एट्सेट्रा, और पॉलिसीज और प्रोसेसेस का कंप्लाई करता है। बस बहुत बेसिक पॉइंट्स है, पहले 2 अच्छे पॉइंट्स है, बाकी बेसिक पॉइंट्स है जो कि आप इजीली लिख पाओगे। ओके, अभी ये जो दिखेगा आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस,
आई वुड प्रेफर कि आप ये पढ़ो, बट आई नो कि यू वुड नॉट रीड दिस इतना अच्छे से, तो मैं एक बार जस्ट आपको गो थ्रू करवा देता हूँ. Identification of compliance requirement involves compliance under various laws and applicable regulations to the organization. पढ़ा है हमने. There must be a systematic process of identifying this and their implication for its activities and services. Yes, systematic process होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है. Includes the identification and implementation of such changed in managing the such changes होना चाहिए in managing the compliance with amended laws and regulations. Yes, हमने अभी बात की है, अगर कोई चेंज होता है तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का भी प्रोसेस होना चाहिए. यस, ये हमारा ओके. सेकंड वाला, प्रेपरेशन ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए? बाय कंपनी सेक्रेटरी. यस, टू आइडेंटिफाई द कंप्लायंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स इट्स नेसेसरी फॉर हिम टू गेट फैमिलियर विद बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी. इम्पॉर्टेंट कि अगर आप CS हो तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में करता है, ये करता है. वो हमने जो पढ़ा था ना, एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, यही था कि फिर कंपनी अलॉन्ग विथ एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. ने बोला था ना कि एनवायरनमेंट लॉ जब बनता है तो एनवायरनमेंट का सोचना पड़ता है, इसका सोचना पड़ता है, कंपनी के डेटा के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा. तो ये सब को एक CS को ये सब सोचना पड़ता है जब वो लॉ एप्लीकेबल ढूंढता है कोई भी लगने वाले. तो further, periodic review of compliance requirement in the light of regulatory updates is also necessary for effective compliance management. Compliance chart covering above applicable laws must be kept up to date. Also should reflect compliance obligation associated with this. Such obligation may be based on company policies, international laws वगैरह. As a business good practice, company should communicate to compliance executor. कंप्लायंस एग्जीक्यूटर का यहाँ पे मतलब है प्राइमरी ओनर, जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है. आपको लग रहा है कंप्लायंस एग्जीक्यूटर कौन है? कंप्लायंस ओनर, बस जिसको काम करना है, बस दैट व्हाट ही शुड एंड शुड नॉट डू व्हाइल परफॉर्मिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. उसको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. तो ये क्या है? पूरा जनरल पैराग्राफ जो भी हम लेक्चर में बात कर रहे हैं वो भी आप एग्जाम में लिख के आओ. नथिंग इज रॉन्ग, आपको मार्क्स मिलेंगे करेक्ट पूरे. बढ़ते हैं आगे. देयर इज अ छोटा सा केस लॉ विच इज सिद्धांत गुप्ता वर्सेस दिल्ली गोल्फ क्लब. क्या बोलता है ये? इन दिस मैटर एप्लेंट हैड एक्वायर्ड मेंबरशिप इन दिल्ली गोल्फ क्लब after paying requisite fees and was enjoying rights and privileges guaranteed to the members of club. गोल्फ क्लब की मेंबरशिप लोगे मतलब आपको एक जगह पे गोल्फ खिलवाएंगे मेंबर्स के साथ में, और उसके कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते होंगे. सिंपल. मीनवाइल appellant got to know a resolution has been passed. अरे क्लब है तो उसमें भी AGM वगैरह होती है, तो उसमें ना एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें क्लब ने एप्लेंट की मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी. अरे भाई इसको नहीं देना है. कॉन्सिक्वेंटली उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन मार दी उसके अगेंस्ट में. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेंबरशिप कैन बी कैंसल्ड ओनली आफ्टर फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ MOA एंड AOA ऑफ क्लब. ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अरे वाह यार, क्या शब्द है. याद है आपको JIGL करके या कुछ ऐसा सब्जेक्ट था आपका, जूरिस्प्रूडेंस, उसमें कुछ था. राइट. हाँ सर, बराबर. नेचुरल जस्टिस क्या था वैसे? भूल गया अपन. अरे यार सिंपल सी बात है. नेचुरल जस्टिस मतलब सुनने का मौका दो, बोलने का मौका दो, दैट्स इट. अगर मेरे बारे में कुछ कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा तो मैं होना तो चाहिए उधर प्रेजेंट. मुझे मौका तो दो मुझे वहाँ होने का, मुझे बोलने का मौका तो दो मेरे को डिफेंड करने के लिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द सिंपलेस्ट टर्म्स. ओके, तो क्या बोल रहा है कि मेंबरशिप आपको कैंसिल करनी है तो आपको MOA AOA के प्रोविजन देखने पड़ेंगे, नेचुरल जस्टिस को देखना पड़ेगा, तभी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो नो नोटिस वाज सर्व टू एप्लेंट nor opportunity of being heard was given to him. Further provision related to expulsion of member as mentioned in MOA AOA were not followed. Therefore resolution could not be sustained and आपको उसकी मेंबरशिप वापस देनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला है. कितना सिंपल सा केस लॉ है. क्या बोलता है? मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो गई तो मैं जाऊंगा कोर्ट में. कोर्ट ने बोला MOA AOA को फॉलो किया, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिए, कंपनी बोल रही नहीं दिए, क्लब बोल रहा है नहीं दिए, हमको तो लगा कैंसिल करना है, हमारी मर्जी.
बोल रहा नो, आपको करना पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है, आपको उसकी मेंबरशिप वापस देनी पड़ेगी। सिंपल। क्या डिफिकल्ट था आपके लिए? नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। In case where there is a policy issued by company, research must be conducted to identify whether additional or different local law exists. If conflict between policy issued by company and local law, international law arises, conflict must be resolved and appropriate obligation must be identified. अरे मैं बोलता हूँ ना आपको, सिंपल सी बात है, पॉलिसी वर्सेस लॉ, क्या प्रिवेल करेगा? लॉ। ऑब्वियसली पॉलिसी में कुछ लिखा है ABC, लॉ बोल सकता है नहीं BAC, ये गया खड्डे में। पॉलिसी इंटरनल होती है, कंपनी के हाथ में होती है, लॉ पूरी दुनिया पे लगता है। ये कंपनी की पॉलिसी के लिए लॉ थोड़ी चेंज होगा। Where obligation of local law and regulation impose greater or more stringent requirement than those included in policy issued by company, more stringent obligations prevail. अगर देखो पॉलिसी में लिखा है कि, मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि वो था स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, देखो अभी जैसे कि कंपनीज एक्ट है ना अपना, बोलता है 4 बोर्ड मीटिंग ईयरली होनी चाहिए। क्या 4 लिख सकता है? क्या 4 लिखेगा तू? और पॉलिसी बोलती है 6 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो हम पॉलिसी को फॉलो करेंगे 6 बोर्ड मीटिंग। अगर 6 बोर्ड मीटिंग नहीं 4 हुई तो इसका मतलब क्या है? हमने पॉलिसी ब्रीच कर दी है, तो लॉ ब्रीच किया क्या? नहीं, लॉ इज कंप्लाइड, जस्ट पॉलिसी इज ब्रीच। तो इट इज इंटरनल, कंपनी अपना देखेगी अंदर क्या करना है, सिंपल। सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, हमको कहाँ से पता चलेगा कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या है? गुड पॉइंट। ऐसा ये थोड़ा सा पढ़ लो, सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ लो, मतलब क्या मैं पढ़ाऊँगा ना, आप मैनेजमेंट और अदर स्टाफ से बात करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछोगे। देखो एज अ कंपनी सेक्रेटरी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो एवरीथिंग कि आप पे क्या क्या कंप्लायंस लगता है। अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट से जाओगे तो पूछोगे तो पता चलेगा टैक्सेशन रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है। मान लो MSME की फाइलिंग का उनको थोड़ा पता होता होगा। आप रिस्क में जाओगे, रिस्क वाले का कुछ पता होगा। प्रोडक्ट में जाओगे, प्रोडक्ट का कुछ पता होगा। वो कहेंगे अरे ये लॉज होते हैं, ये हमको ये कंप्लाई करना पड़ता है। IT वालों से जाकर पूछोगे तो और आपको टेक्निकल लॉज बताएंगे, ये आपको नहीं पता होगा। आपको लॉज या रेगुलेशन बेसिक पता होगा, आपको लाइसेंस वगैरह पता होगा, ऑर्डर, रूल, जजमेंट, ये लीगल साइड में थोड़ा आपको पता होगा। फिर कोर्ट के जजमेंट, इसका ये भी एक लॉ होता है। ट्रीटीज, कॉन्वोकेशन प्रोटोकॉल, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी की वॉलंटरी प्रैक्टिसेस, कॉमेंट्री सोर्स फ्रॉम पब्लिक डोमेन। कॉमेंट्री मतलब जैसे कि मान लो कोई प्रोविज़न है, सेक्शन है, उसके ऊपर बहुत डिटेल में कोई डिस्कशन की, इसका इंटरप्रिटेशन क्या लेवल पे जाता है, दैट इज़ कॉमेंट्री काइंड ऑफ। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, ये आप किसी प्रोफेशनल ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओगे, उनको पूछोगे कि अरे मैं ये इंडस्ट्री में काम करता हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया कि इसमें क्या क्या आता है कंप्लायंस में, दे विल टेल यू ऐसा। सब्सक्रिप्शन टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अटेंडिंग इंडस्ट्री फोरम, सेमिनार, रेगुलेटर्स की वेबसाइट पे दो, सोशल मीडिया देखो, ये देखो, आपको पता चलेगा। बहुत सारे सोर्सेस है भाई, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं सभी को फॉलो कर, सभी इंस्टाग्राम पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट लेट्स सपोज मैं सभी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, उस पर वो अपडेट देता है, दैट इज़ वन वे। डिपेंडिंग ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग लॉज होंगे, और ये आप फेंक के मारो भाई, मैं बोल रहा हूँ फेंक के मारो। दिस इज़ आप ऐसा ये नहीं है कि आपको सोचना चाहिए इसका। कंपनी के हिसाब से आपकी कंपनी पे लॉ लगे, लेबर लॉ लग सकता है, टैक्स के लॉ लगेंगे, एनवायरमेंट लॉ लगेगा, सिक्योरिटी लॉ लगेगा, कमर्शियल लॉ लगेगा, IPR, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, साइबर लॉ। इंडस्ट्री से अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में हो तो इंश्योरेंस का एक्ट लगेगा, सिंपल। साइबर लॉ जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, अदर लॉ जो भी आपकी इंडस्ट्री में काम करती है कंपनी, उसके हिसाब से लगेगा। सिंपल मेरे दोस्त। ना एक छोटी सी केस स्टडी है जो कि हमको पढ़नी है, बहुत छोटी सी है, कुछ खास इसमें है नहीं। नॉन कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डोमेस्टिक प्रेशर कुकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020। हैं सर, ये सच में ये लॉ है? हाँ भाई लॉ है। मैंने बोला ना, आपकी कंपनी के टाइप के हिसाब से क्या लॉ निकलेगा पता नहीं। अपने देश में 1000 के ऊपर लॉ है, 2000 के ऊपर लॉज है, कौन सा फॉलो करेगा तुमको पता होना चाहिए ना। तुम जो कंपनी में जाओगे उस पर अलग लगेगा। तो डोमेस्टिक प्रेशर कुकर
क्वालिटी कंट्रोल एक्ट प्रेशर कुकर पे भी है। तो क्या बोलता है, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फाइन किया क्लाउड टेल कंपनी को विद 1 लाख, क्योंकि उसने BIS स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं किया था। फिर इन्होंने क्या किया था, 1 लाख लगाया फॉर वायलेटिंग दिस। कंपनी आस्क्ड फॉर प्राइस रीइंबर्समेंट ऑफ 1033 प्रेशर कुकर्स टू द कंज्यूमर एंड रीडायरेक्टेड टू सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 45 डेज। तो 1033 प्रेशर कुकर जो भी लोगों को बेचे हैं उनको पैसा वापस दे दो उनका, क्योंकि तुम्हारा ये जो प्रेशर कुकर है वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा, ये अनसेफ है, लेट्स से फॉर पीपल। और 45 दिनों में मेरे को बता तूने लोगों को रिम्बर्समेंट दिया कि नहीं। ऐसे ही ऑर्डर्स होते हैं जो ये कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह होंगे उनके, कि आप ये कर रहे हो ना, मेरे पास बाद में आके बताओ मेरे को तुमने किया है कि नहीं, ऐसा। तो एक क्लाउड टेल रिटेल कंपनी सेलिंग प्रेशर कुकर ये कुछ बेचती है, इसको ऑर्डर आया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक प्रेशर कुकर बेचे जो कि ये रूल्स को मैच नहीं कर, कंप्लाई नहीं करते थे। जैसे मैंने बोला ना, कंप्लायंस इज अ वेरी बिग थिंग। कंपनी वाज आल्सो डायरेक्टेड टू पे पेनल्टी ऑफ 1 लाख फॉर दिस 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 दिस। कितनी बार एक ही चीज़ लिखोगे भाई। ओके, सो लेट्स जस्ट सी अभी हमारा क्या क्या रहेगा चैप्टर में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो चलो, वी आर पास्ट 1 आवर मार्क और हमने अच्छा खासा आज का कंटेंट कवर कर लिया इस चैप्टर में। कंप्लायंस चार्ट हमने सही से समझ लिया है, हमने कंप्लायंस रिस्क और ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क को समझा है। अगले वाले जो लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट को डिटेल में समझेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको इसमें जो भी हमने पढ़ाया है आपको सही से समझा हो, और जब भी आप याद करोगे याद अच्छे से आएगा, नोट्स अच्छे लगे हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो मेरे दोस्तों।